हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के जो भी ऋचा मैम ने आप लोगों के साथ दोपहर 12 बजे डिस्कशन किया था करंट अफेयर्स का, उन सभी करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 7 से 13 अप्रैल की न्यूज़ इसके अंदर होगी। और ये जो सेशंस मैं लेती हूँ ये मैं डिटेल्स के लिए नहीं लेती हूँ। डिटेल अगर आपको देखना है कोई चीज़ तो आप लोग वीकली करंट अफेयर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, जो हमारा मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे होता है, ये संडे दोपहर 12 बजे होता है, जो इसमें वीकली के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों ने पूरे हफ्ते में किया है उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, ताकि वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको पीडीएफ्स के बारे में बता दूं। आपको जो भी हम पढ़ रहे हैं पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आप परचम का टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश में हमारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ होती है, डेली सीए की, वीकली सीए की, मंथली सीए की, 6 मंथली सीए की, एनुअली सीए की, तो इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब्सक्रिप्शन जो है इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होगी। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ये परचम ऐप पे जाके आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, वीकली और मंथली करंट अफेयर की मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं, वो परचमclasses.in पे जाके आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत अगर आपको आती है इस तरीके से तो आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके, अभी आपको मैं नंबर शो करूंगी, उन गिवन नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके मंडे टू सैटरडे टाइम दिया हुआ है, मंडे टू सैटरडे ही आपकी इंक्वायरीज को एंटरटेन किया जाएगा। संडे को फोन रिसीव नहीं किया जाएगा। आप मेल कर सकते हैं, उस मेल का आंसर आपको जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये गिवन नंबर्स है आपकी क्वेरीज के लिए। चलो जी, अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करते हैं। डेज के अंदर सबसे पहले ये 6 अप्रैल है। हालांकि न्यूज़ 7 अप्रैल से शुरू है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेज पिछले हफ्ते का रहता था 6 अप्रैल का, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, मतलब खेल खेला जा रहा है विकास और शांति के लिए। ठीक है, ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है विकास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को 2024 की जो थीम है, स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटीज के लिए खेल्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 अप्रैल थीम अब की बार की क्या है वो याद रखोगे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की थीम थी माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट अधिकार है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, WHO का फाउंडेशन इस दिन होता है 1948 में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हो रहा है, इसलिए इसी को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। 7 अप्रैल 1948 में इसका फाउंडेशन हुआ है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस इसके डायरेक्टर जनरल हैं, तो इनको याद रखेंगे। उसके बाद 59th CRPF वेलोर डे सेलिब्रेट किया गया। वेलोर का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी यानी बहादुरी। तो 59th CRPF वेलोर डे ये 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। क्या था इस दिन? 9 अप्रैल 1965 को रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तानी कुछ सोल्जर्स हमारी इंडियन टेरिटरी के ऊपर अटैक करते हैं। हमारी आर्मी प्रिपेयर नहीं थी, बहुत ही चंद आर्मी पर्सनल्स ने इस पूरे मिशन के ऊपर जीत हासिल की थी। और उसी दिन को, ये 9 अप्रैल का डे था, और उसी दिन को हम वर्ल्ड ब्रेवरी डे के रूप में, या मैं कह दूं CRPF की ये टुकड़ी थी जिसने ये पूरी जीत हासिल की, तो इसलिए इसको CRPF का 59th ब्रेवरी डे मनाया जा रहा है। 9 अप्रैल को 2024 में ये 59th डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, 1965 में CRPF का एक स्मॉल कॉन्टिंजेंट जो है वो बहुत हिम्मत से लड़ा था रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, और पाकिस्तानी ब्रिगेड ने सरदार पोस्ट के ऊपर अटैक किया था गुजरात रन ऑफ कच्छ के अंदर। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। ठीक है, और इसको हम वेलोर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। CRPF की पूरा नाम क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडेशन हुआ था 27 जुलाई 1939 को। CRPF का मोटो है सर्विस एंड लॉयलिटी, सेवा और लॉयलिटी। लॉयलिटी क्या होता है? मतलब कि विश्वास। ठीक है, CRPF के डायरेक्टर जनरल है अनीश दयाल सिंह। डायरेक्टर जनरल है अनीश दयाल सिंह। उसके बाद
ये है आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो 10 अप्रैल को, 9 अप्रैल बहादुरी, ठीक है, फिर 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं। ये जो फाउंडर थे होम्योपैथी के, जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन, इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाते हैं। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये केमिस्ट रहे हैं, जर्मनी के हैं, फिजिशियन भी हैं और केमिस्ट भी रहे हैं सैमुअल सर। तो पहली बार 19th सेंचुरी में बहुत एक्सटेंसिव वर्क करके इन्होंने होम्योपैथी के बारे में पता लगाया था, और इस तरीके से इनको हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे, इनका जो बर्थ डे है वो होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं। 2024 की क्या थीम थी? होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है। आपको पता है होम्योपैथी साइड इफेक्ट नहीं हो इसके लिए हम लोग लेते हैं, और काफी इफेक्टिव होती है ऐसा माना जाता है, पर थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। उसके बाद नेशनल सेफ मदरहुड डे, 11 अप्रैल को एक और डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे, यानी कि मातृत्व को सुरक्षित रखना है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अवेयरनेस स्प्रेड करना प्रेगनेंसी के बारे में, डिलीवरी के बारे में, और डिलीवरी के दौरान जो प्रॉब्लम फेस करती है कोई भी महिला, उनकी अवेयरनेस को स्प्रेड करना, उनके बारे में जागरूकता लेना। कस्तूरबा गांधी, जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो धर्मपत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनके बर्थ एनिवर्सरी 11 अप्रैल को होता है, उनका बर्थडे होता है, और उसी के हिसाब से नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड पार्किंसंस डिजीज डे 11 अप्रैल, पार्किंसंस डिजीज डे भी 11 अप्रैल को मनाते हैं। तो 11 अप्रैल को क्या क्या मना दिया हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, ठीक है, फिर मदरहुड डे जो है वो 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को ही पार्किंसंस डिजीज डे। पार्किंसन क्या होता है? जिसके अंदर इंसान अपना थोड़ा सा दिमागी संतुलन खो देता है, मेमोरीज उसकी बहुत सारी लॉस हो जाती है और अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता। इस तरीके की प्रॉब्लम्स पार्किंसंस डिजीज के अंदर देखी जाती है, और पार्किंसन ऐसी डिजीज है जिसका इलाज संभव नहीं है। आप उसको कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के बर्थडे के रूप में, अब देखो सबके बर्थडे के नाम पे ही आज डे सेलिब्रेट हो रहे हैं। डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के बर्थडे के रूप में, जो एक इंग्लिश न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट थे इंग्लिश यानी ब्रिटेन के, इन्होंने सबसे पहले पार्किंसंस डिजीज के फर्स्ट केस को डिस्कवर किया था, और 1817 में एक ऐसे लिखा था, एन ऐसे ऑन द शेकिंग पैल्सी, मतलब बॉडी इसमें शेक करती है, कांपती रहती है, एन ऐसे ऑन द शेकिंग पैल्सी, इस पे एक ऐसे लिखा था, और इन्हीं के बर्थडे के हिसाब से पार्किंसंस डिजीज डे मनाया जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब धीरे धीरे आपकी बॉडी पे से आपका कंट्रोल खत्म होता रहता है, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे ये कंट्रोल खत्म होता रहता है, ठीक है। पेशेंट्स होल्ड लिमिटेड और नो कंट्रोल ओवर हिज मूवमेंट एंड बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता। अपने ब्रेन का जो हिस्सा हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है, कब कौन सा हिस्सा हमें मूव करना है, नहीं करना है, जो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं, वो वाला हिस्सा इसमें डैमेज हो जाता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, एकदम से नहीं होता, ठीक है। तो इसी को ही पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। इसका कोई क्योर नहीं है, कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और जो नर्व सेल्स हैं ब्रेन की, जिसको सबस्टेंटिया निग्रा कहते हैं, वहां से हम अपनी मूवमेंट्स के कंट्रोल को खो देते हैं। तो ये पार्किंसंस डिजीज था। 11 अप्रैल को ही ज्योतिबा फूले जी का जन्म हुआ है 1827 में। 11 अप्रैल 1827 में ज्योतिबा फूले जी का जन्म हुआ है, जो एक रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर और एक थिंकर रहे हैं, ठीक है। सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की है, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूल्स इन्होंने पुणे में खोले हैं, तो इसका नाम याद रखेंगे, महात्मा ज्योतिबा फूले। बर्थ एनिवर्सरी 11 अप्रैल 1827 को, महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म होता है, माली कास्ट के अंदर, ठीक है। इनकी मेजर पब्लिकेशंस क्या थी? तृतीय रत्ना 1855 में और गुलामगिरी 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में, डेथ होती है 28 नवंबर 1890 में। उसके बाद 12 अप्रैल की बारी आती है। हमने 11 अप्रैल में पार्किंसंस डिजीज, मदरहुड डे, ठीक है, ज्योतिबा राव फूले जी का, ये सब कुछ हमने देखा। अभी 12 अप्रैल की बारी आती है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये वो दिन है जब इंटरनेशनली, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर स्पेस में कोई पहला व्यक्ति अपने कदम रखता है, यानी स्पेस में पहला व्यक्ति, पहला ह्यूमन पहुंचता है। और वो कौन थे? वो थे यूरी गैगरिन। कौन थे? यूरी गैगरिन, ठीक है। 12 अप्रैल 1961 में जो अमेरिका से थे,
नासा का ये मिशन था, अमेरिका के थे यूरी गैगरिन, ये स्पेस में पहली बार जाते हैं, इसको इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 अप्रैल 2011 को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में डिक्लेयर किया है। 7 अप्रैल को आप याद रखेंगे, ये इंटरनेशनल डे है, 12 अप्रैल को मनाया जा रहा है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो ह्यूमन स्पेस के अंदर गए थे, इनके मिशन का नाम क्या था, स्पेस फ्लाइट का नाम क्या था, वोस्टॉक 1। यूरी गैगरिन स्पेस के अंदर गए थे 1961 में, पहले ह्यूमन बीइंग थे स्पेस में। ठीक है, और 2024 की थीम क्या है, एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। अब स्पेस के बारे में सब बहुत क्यूरियस रहते हैं, कैसे है, क्या है, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, सूरज कैसे चमकता है, तो वो जो क्यूरियोसिटी है उसी के हिसाब से ही थीम रखा है, एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में। यूएसएसआर का सबसे पहला मिशन 1957 में स्पुतनिक 1 जाता है, जो पहला सैटेलाइट था स्पेस में पहुंचने वाला। फिर 1961 में ये मैंने गलत बोल दिया, ये यूएसए के नहीं थे, यूएसएसआर के। ठीक है, वोस्टॉक 1 जाता है, फर्स्ट मैन इन स्पेस, यूरी गैगरिन। फिर 1963 में यूएसएसआर का वोस्टॉक 6, फर्स्ट विमेन इन स्पेस जाती हैं, वैलेंटिना टेरेशकोवा। ठीक है, फिर उसके बाद 1969 में नासा का अपोलो 11, मतलब नासा के पहले भी मिशन गए थे पर ये सक्सेसफुल था, फर्स्ट मैन ऑन द मून। मून पे सबसे पहला कदम किसका आया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आया था। ठीक है, मून पे सबसे पहला कदम किसका था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पे। हम गड़बड़ क्या कर देते हैं, स्पेस का कोई पूछता है तो भी हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग कह देते हैं, तो आपको याद रखना है स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गैगरिन। ठीक है, और मून पे जाने वाले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी पूरी टीम। 13 अप्रैल, 12 अप्रैल देख लिया, इंटरनेशनल डे ऑन ह्यूमन इन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, तो 13 अप्रैल वैसाखी मनाते हैं। ठीक है, 13 अप्रैल को वैसाखी मनाते हैं, कल ही था, और पंजाबी न्यू ईयर की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और हार्वेस्टिंग सीजन की बिगिनिंग जो है वो शुरू हो जाती है। जो रबी की क्रॉप्स हमने उगाई थी नवंबर के आसपास, उनको हार्वेस्टिंग करने का, उनकी कटाई करने का ये टाइम आ जाता है। सिख कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैसाख मंथ की स्थापना हो जाती है, यानी शुरुआत हो जाती है 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल को ग्रिगोरियन कैलेंडर, यानी कि जो अपना सिख कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग वैसाख मंथ शुरू हो रहा है, और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये कौन सी डेट है, या तो 13 अप्रैल पड़ती है या 14 अप्रैल पड़ती है। ठीक है, और इसी दिन जो 13 अप्रैल 1699 को, ये 13 अप्रैल नहीं आना चाहिए, दिस मस्ट बी 30 अप्रैल। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, आई थिंक इट मस्ट बी 30 अप्रैल, एक बार चेक कर लेंगे। 30 अप्रैल को गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने 30 अप्रैल 1699 को इसकी स्थापना की थी। और इसी दिन एक और काम होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी दिन होता है। 1919 की ये बात है, बहुत सारे लोग जो है बैसाखी को सेलिब्रेट करने और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के अगेंस्ट जो है मीटिंग कर रहे थे वहां पे, क्योंकि उन दोनों को जो ब्लैक एक्ट आया था, ब्लैक एक्ट कौन सा था, जो ब्लैक एक्ट आया था उसके रॉलेट एक्ट जिसको कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको पकड़ लिया था। ये रॉलेट एक्ट क्या था, बिना किसी दलील के, बिना किसी अपील के, संदिग्ध हालातों में, यानी कि सिर्फ शक के बिना पे किसी को भी उठा के जेल में डाल देंगे। तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को जेल में डाल दिया था, जिनकी गिरफ्तारी के अगेंस्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बाग में इकट्ठे होते हैं, जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं अमृतसर के अंदर। लेकिन जो जनरल डायर थे उन्होंने इनके ऊपर बेशुमार गोलियों की बरसात कर दी थी, बहुत हजारों की संख्या में लोग जो है वो मारे गए थे। तो इस दिन ये दुखद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे। उस समय जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे माइकल डायर। ठीक है, जनरल डायर और माइकल डायर आप कहते हो, पंजाब के एलजी थे माइकल डायर। और अमृतसर सिटी का इंचार्ज किसके पास था, ब्रिगेडियर जनरल रेनाल्ड डायर के पास। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इस दिन बैसाखी भी सेलिब्रेट कर रहे थे, और मैंने आपको बताया कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के अगेंस्ट भी वहां मीटिंग चल रही थी। जो रॉलेट एक्ट था वो 10 अप्रैल 1919 को लागू किया गया था और लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये थे सारे इंपॉर्टेंट डेज की बातें। अब एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रही थी, एसएससी की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं एसएससी जनरल अवेयरनेस के अंदर, बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चों ने एनरोल किया है एसएससी जनरल अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, आप लोग भी उसका एक हिस्सा होंगे। अब आपकी तैयारी को एक टेस्ट देने की जरूरत है कि आपको कितना समझ आया है।
जिसके चलते एसएससी की जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। इसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 2200 विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको टेस्ट के क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से क्वेश्चंस के लेवल को सेट किया गया है। आप लोग इनरोल कर सकते हो परचम ऐप पर जाकर, बहुत ही किफायती ये आप लोगों को पड़ेगा और रेगुलर अपडेशन इसके अंदर चलता रहता है। अभी हम अपनी दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट्स। अब सबसे पहले अपॉइंटमेंट किसका है? इंडिया की तरफ से एक नॉमिनी है जगजीत पवाडिया, ठीक है। इनको इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ने री इलेक्ट किया है। इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ने री इलेक्ट किया है। ये लगातार तीसरी बार है कि जब मैम जगजीत पवाडिया जो हैं वो इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हो रही हैं इस पोस्ट के लिए। तो भारत के नामे जगजीत पवाडिया अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुने गए हैं। ये इनका नाम है, ये इनकी फोटो आप देख रहे हो, ठीक है। और इनको इलेक्ट किसने किया है? इकोसोक ने, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने, ठीक है। इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की ये मेंबर हैं। तीसरी बार ऐसा हो रहा है। 2025 से 2030 तक अब इनका कार्यकाल रहेगा और इनको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो है वो मिली है। वोटिंग के आधार पर सिलेक्शन होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इनको मिली है। अगली न्यूज क्या है? हरेंद्र सिंह जी को अपॉइंट किया गया है नेशनल विमेन हॉकी कोच। ये एक एक पॉइंट की मतलब एक एक लाइन की न्यूज है, आपको बस अपॉइंटमेंट्स पता होना चाहिए कि नेशनल विमेन्स हॉकी कोच की तरह अपॉइंटमेंट किसको किया है? हरेंद्र सिंह को, ठीक है। और ये हॉकी प्लेयर रहे हैं, इंडिया के द्रोणाचार्य अवार्डी भी रहे हैं और अब हमारी जो हॉकी टीम विमेन्स की है उनको सिखाएंगे काम कैसे करना है। उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पानागरिया। उनमें 4 मेंबर और होते हैं, आपको पता है टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन 4 अदर। तो चेयरमैन तो है अरविंद पानागरिया और जो 4 मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर थे जिनका नाम था निरंजन राजाध्यक्षा। इनको अपॉइंट किया जा रहा था एज अ मेंबर, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि मैं इस कार्यभार को संभालने के लिए इनेबल हूं, ठीक है, मैं अभी इसको नहीं संभाल पाऊंगा, मैं अभी इसको नहीं संभालना चाहता। तो इनकी जगह श्री मनोज पांडा जी को अपॉइंट किया है। यानी राजाध्यक्षा जी क्योंकि अपनी जॉब को इनकार कर रहे हैं, इसलिए श्री मनोज पांडा जी को इनकी जगह रिप्लेस किया गया है एज अ फुल टाइम मेंबर। तो 4 मेंबर कौन कौन से हैं? श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, श्री मनोज पांडा और डॉक्टर सौम्या कांति घोष। 4 तो हैं ये, 3 तो हैं ये फुल टाइम मेंबर, एक है पार्ट टाइम मेंबर और इसके चेयरमैन है अरविंद पानागरिया और इन 5 को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फॉर 5 इयर्स, ठीक है। श्री अरविंद पानागरिया इसके चेयरमैन है। 31 दिसंबर 2023 को 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 31 अक्टूबर 2025 को इनको अपनी पहली रिकमेंडेशन अवेलेबल करानी है और ये जो काम करेंगे वो 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक करेंगे, क्योंकि 5 साल के टर्म के लिए आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बताती हैं कि कैसे आप सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का एलोकेशन करोगे, ठीक है। जो 15th फाइनेंस कमीशन थे, नवंबर 2017 में जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एनके सिंह उसके चेयरमैन थे, ठीक है। एनके सिंह उसके चेयरमैन थे। 14th के वाईवी रेड्डी थे। तो इस तरीके से अब 16th के अरविंद पानागरिया है। 5 साल के लिए काम करता है फाइनेंस कमीशन। अगली न्यूज क्या है? एयर इंडिया ने जयराज शनमुगम को ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन हेड जो है वो अपॉइंट कर दिया है। कि इतनी सी न्यूज थी, किस तरीके से एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन चलेगा, मतलब कि जो आसपास काम चलता है एयरपोर्ट्स पे वो किस तरीके से ऑपरेट होगा, वो अब ये संभालेंगे जयराज शनमुगम। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? बिल्किस मीर जो है, जो जम्मू कश्मीर से है, ये भारत की पहली महिला बन गई है जो समर ओलंपिक्स के अंदर, पेरिस में समर ओलंपिक्स के अंदर जो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में होगा उसमें ज्यूरी मेंबर बनेंगी, ठीक है। बिल्किस मीर ये जम्मू कश्मीर की हैं और भारत की पहली महिला है जो पेरिस ओलंपिक्स के अंदर जो समर में हो रहा है वहां पे ज्यूरी मेंबर बन रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर से है, ये हमने देखा। 26 जुलाई से 11 अगस्त ओलंपिक्स हो रहे हैं पेरिस में, समर ओलंपिक्स, वहां पे एज अ ज्यूरी मेंबर ये सर्व करेंगी, अपनी सर्विसेज देंगे। बिल्किस जो है वो ज्यूरी मेंबर रह चुकी है एशियन गेम्स के अंदर भी, जो हैंगझाओ चाइना के अंदर हुए थे, वहां पे भी ये ज्यूरी मेंबर की तरह रह चुकी है। अब इसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने डॉक्टर मीनेश शाह को
चेयरमैन बना दिया है एनसीडीएफआई का। ये एनसीडीएफआई क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मिनेश शाह जी को बना दिया है। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल की एपेक्स डेयरी कोऑपरेटिव की एजेंसी है या कह दो एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, विप्रो ने श्रीनी पालिया को सीईओ और एमडी बना दिया है। इस बात को याद रखोगे, छोटी सी न्यूज थी। इसके बाद फॉर्मर जज, ये पता नहीं अपॉइंटमेंट्स में गलती से लग गया, अपॉइंटमेंट्स नहीं है पर न्यूज देख लेते हैं। फॉर्मर जज जिनका नाम था नाजमी वजीरी, इनको प्रोटेक्टिंग दिल्ली फॉरेस्ट, दिल्ली के अंदर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, यानी पेड़ लगाने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए एक कमेटी का हेड बनाया गया है नाजमी वजीरी। इनको ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। इनकी बहुत सारी जो जजमेंट्स आई है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड आई है, इसलिए इनको ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली इनको अपॉइंट किया है एज जस्टिस नाजमी वजीरी, हेड ऑफ द इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी, कि आप नेशनल कैपिटल के अंदर प्रोटेक्शन कैसे करोगे फॉरेस्ट का, क्योंकि जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई जाता है, सांस नहीं आता है दिल्ली के अंदर। स्टैटिक इन्फो की बात करते हैं। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2021 में, टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 21% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में मिलेगा। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मिजोरम के अंदर सबसे ज्यादा परसेंट, मतलब उसके एरिया के हिसाब से कितने फॉरेस्ट के कवर है, तो मिजोरम के अंदर 84%। देन ये तो है टोटल, इन टोटल, ठीक है, कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां है, ये परसेंटेज वाइज है नीचे, ठीक है। तो मिजोरम के अंदर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। अगला है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है? आईपीएस ऑफिसर लव कुमार, इनको आईजी की तरह अपॉइंट किया है इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में। आईजी बना दिया है आईपीएस ऑफिसर लव कुमार को, ठीक है। इट इज एन एलीट फोर्स, ये स्पेशली एलीट फोर्स होती है, ठीक है, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन को रेज करने के लिए। इसको 1985 से ही स्टार्ट किया गया था, ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी जब एक्सपायर हुई थी, जब उनकी हत्या कर दी गई थी उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा 1984 में, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया था। अब उसके आईजी लव कुमार बना दिए गए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1988 में आता है, ठीक है, ये 1988 में आता है। अगला जो है नेक्स्ट न्यूज क्या है, ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले पीएम बन गए हैं इंदिरा गांधी के बाद जो न्यूज वीक कवर के ऊपर मतलब फीचर हुए हैं। आप देखो, ये ना एक मैगजीन है न्यूज वीक, ठीक है, न्यूयॉर्क बेस्ड एक मैगजीन है न्यूज वीक, यहां पे आप देख रहे हो। इंडिया की पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो इस मैगजीन के कवर पेज पे आई थी, ठीक है, मतलब इतनी फेमस थी मैम। अब सेकंड प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इस कवर पे आए हैं। तो ये न्यूज कौन सी है, कहां की है? न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है ये, जिसका नाम क्या है? न्यूज वीक। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? एचडीएफसी लक्षद्वीप में प्राइवेट बैंक ओपन करने वाला पहला बैंक बन गया है। कारावाती आइलैंड में इसने अपना ब्रांच खोला है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद मूडीज का एनालिटिक्स आया है और इंडिया की जीडीपी ग्रो जो है वो 6.1% रहेगी 2024 में, ऐसा उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद एसजेवीएन लिमिटेड ने अपना सीएमडी सुशील शर्मा को बना दिया है। एसजेवीएन क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और 1988 में इसको इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश दोनों का जॉइंट वेंचर था। अभी इनको पीछे 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड में मिला था, यानी इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने इनको अभी विश्वकर्मा अवार्ड भी दिया था। अब सुशील शर्मा को एज अ CMD जो है वो अपॉइंट कर दिया है, इस बात को याद रखोगे। अभी हमने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था कि पेरिस ओलंपिक्स के अंदर जो है शेफ डे मिशन जो है वो मैरी कॉम रहेंगी, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने इस बात को स्टेप डाउन कर दिया है कि मैं शेफ डे मिशन में नहीं जा रही हूं, मतलब मैं शेफ डे मिशन के पद से इस्तीफा दे रही हूं। उनके कोई पर्सनल रीजन रहे हैं, ड्यू टू सम पर्सनल रीजन वो पेरिस ओलंपिक्स के अंदर शेफ डे मिशन के पद से त्याग पत्र दे रही हैं, ठीक है। और मेल फ्लैग बियरर जो है वो कौन रहेंगे? शरद कमल रहेंगे। फीमेल फ्लैग बियरर कौन रहेंगी अभी नहीं पता, मेल फ्लैग बियरर शरद कमल रहेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो मैरी कॉम ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, इनके पर्सनल रीजंस की वजह से। इसके बाद
यूके की पहली विमेन हाई कमिश्नर इंडिया में आ रही हैं, जिनका नाम है लिंडी कैमरून। ठीक है, ये इंडिया में आ रही हैं, लंदन की है, तो लंदन से लिंडी याद रख सकते हो आप। इसके बाद एक न्यूज है कि वोटर हैज नो एब्सोल्यूट राइट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एसेट ऑफ कैंडिडेट। अब देखो, कुछ वोटर्स कुछ कैंडिडेट्स पे ये इल्जाम लगा देते हैं कि आपने अपनी सारी एसेट्स जो है वो जिक्र नहीं किया, सारी एसेट्स नहीं बताई है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, एक वर्डिक्ट आया है कि अब देखो, बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो लग्जूरियस होती है, बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो कॉमन है, हर किसी के पास है। अब यूं थोड़ा ना बताएंगे मेरे पास कपड़े कितने हैं, हाँ मेरे पास चश्मे कितने हैं। अगर वो चश्मा गोल्डन है तो आप बताओ, अगर आपकी साड़ी, आपके कपड़े डायमंड के हैं, सोने के हैं, तो आप बताओ। लग्जूरियस है कोई आइटम तो आप बताओ, लेकिन हर एसेट को आप बताओगे ये जरूरी नहीं, क्योंकि कैंडिडेट का भी राइट टू प्राइवेसी होता है, उसके पास भी अपना निजता का अधिकार है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैंडिडेट्स हैव राइट टू प्राइवेसी फ्रॉम वोटर्स। वोटर्स को सारी बात बताएं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ईच एंड एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी बतानी जरूरी नहीं है। अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल को आप डिस्क्लोज कर सकते हो, पर हर चीज बताओ ये जरूरी नहीं है। और ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा गया है। देखो, हमारे आर्टिकल 324 से 329 के अंदर इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, और उन रूल रेगुलेशन को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आया। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ही बताता है कि आपके पास राइट टू प्राइवेसी है, वोटर्स को सारी डिटेल देनी जरूरी नहीं है। जो ये एक्ट है इसके अंदर हर एक चीज लिखी हुई है कि कैसे इलेक्शन होगा, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे काम करेगी, बाय इलेक्शन कैसे होगा, पोलिंग कैसे होगी, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कैसे करेंगे, इलेक्शन के डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इलेक्शन ऑफेंसेस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये सारी बातें इस एक्ट में लिखी हुई है। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बनने वाले व्यक्ति कौन है? गोपीचंद थोटाकुरा। ठीक है, अब आपको पता है जेफ बेजोस की एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन। ठीक है, और इनका एक मिशन है न्यू शेपर्ड, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर जितने भी अमीर लोग हैं, अब किसी का कहीं घूमने को मन करता है, किसी का कहीं, तो कुछ लोगों का स्पेस में जाने को मन करता है और स्पेस से अपनी अर्थ देखने का मन करता है। तो गोपीचंद थोटाकुरा पहले इंडियन होंगे जो अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी के माध्यम से स्पेस में जाएंगे। ठीक है, ये जो है अपनी ग्रुप ऑफ 31 पीपल, टोटल 31 लोग जाएंगे और करमन लाइन को क्रॉस करेंगे। करमन लाइन क्या है? वो लाइन जो इंडिया के मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद स्पेस में जहां से आपकी एंट्री शुरू हो जाती है, मतलब जहां पे ग्रेविटेशन का असर खत्म हो जाता है, जहां पे बहुत ही रेयर एटमॉस्फेयर हो जाता है, ये वो लाइन है जिसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। इसको करमन लाइन कहते हैं। तो ये करमन लाइन को क्रॉस करके स्पेस में जाएंगे और ये 100 किलोमीटर, धरती से 100 किलोमीटर ऊंचाई पे ये लाइन जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, इस लाइन का नाम जो है थियोडोर वॉन करमन के नाम पे पड़ा था, जो एक हंगरी अमेरिकन इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? लोकेश मुनि को अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से नवाजा गया है। ये पहले ऐसे रिलीजियस आइडेंटिटी हैं जिनको ये अवार्ड मिल रहा है 2024 का। ठीक है, इंडियन है, फर्स्ट इंडियन मंक हैं जिनको इस तरीके से ऑनर किया जा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से। ये फाउंडर है एक एनजीओ के जिनका नाम है अहिंसा विश्व भारत। ठीक है, एंड वर्ल्ड पीस सेंटर इन इंडिया। ये फाउंडर हैं इस एनजीओ के और वर्ल्ड पीस सेंटर इन इंडिया के। और ये जो अवार्ड है ये स्टैब्लिश किया था जॉर्ज बुश ने। जॉर्ज बुश की प्रेसिडेंसी में 2003 में इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया था और इसको अवार्ड दिया किसने है? जो बाइडेन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? इसरो की जो चंद्रयान 3 की टीम है वो जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड एट स्पेस सिंपोजियम ये रिसीव करते हैं। ठीक है, ये टॉप अवार्ड है यूएस बेस्ड स्पेस फाउंडेशन का, और इसरो के चंद्रयान 3 को ये एनुअल अवार्ड मिला है, जो मतलब बेस्ट अवार्ड माना जाता है स्पेस की दुनिया में। अभी कुछ सैड डिमाइस की बात करते हैं, कुछ ओबिटुरीज की बात करते हैं। सिनेमाटोग्राफर गंगू रामसे जो है उनका देहांत हो गया है। रामसे ब्रदर्स ये डाई हो गए हैं, 83 की उम्र में इनका देहांत हो गया है। सिनेमा जगत से जुड़े हुए थे, मतलब बहुत ही हॉरर मूवीज बनाते थे। उसके बाद तेलंगाना के सीनियर आईपीएस ऑफिसर राजीव रत्न जो हैं वो भी, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ तेलंगाना विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट को सर्व कर रहे थे। उसके बाद पीटर हिग्स जिसने हिग्स बोसोन पार्टिकल्स के बारे में बताया था,
तो इनका भी देहांत हो गया है। जो हिग्स बोसोन पार्टिकल थे वो गोड पार्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। एट द एज ऑफ 94 इनका देहांत हो गया था। बिग बैंग थ्योरी आने के बाद इन्होंने ये बताया कि ऐसी क्या चीजें थी जिससे सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक साथ आके मैटर बना रहे हैं और इस दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। जो इतने सारे मैटर्स बन रहे हैं वो क्या ऐसी चीज थी जिसने इतने सारे मैटर्स, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए। तो वो हिग्स बोसोन पार्टिकल था जिसके कारण ये सारा संभव था और पीटर हिग्स ने ही हिग्स बोसोन पार्टिकल्स के बारे में डिस्कवरी की थी। तो इनका देहांत हो गया है 1994 की उम्र में, ठीक है, 94 साल की उम्र में। 1964 में इन्होंने हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में बताया था, कैसे पार्टिकल्स का मास जो है वो अक्वायर होता है, ये सारी चीज जो है इन्होंने बताई थी। 2013 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। 2013 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको मिला था फ्रैंकोइस एंगलर्ट के साथ, जो बेल्जियम के थे। फ्रैंकोइस एंगलर्ट, उन्होंने भी इस फील्ड में काम किया था, तो दोनों ने ये अवार्ड जो है वो शेयर किया था। ये थी सैड डिमाइस। अभी बुक्स की बात करते हैं। सैम पिट्रोडा की एक नई बुक आई है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये बुक है सैम पिट्रोडा की। ये फेमस है येलो रिवोल्यूशन को लेके, ठीक है। ये फादर है इंडियन टेलीकॉम रिवोल्यूशन के, ये फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन है इंडिया टेलीकॉम कमीशन के, ये फादर है येलो रिवोल्यूशन के। तो इन्होंने बुक लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धार्थ राजशेखर, इनकी बुक आई है आई कैन कोच, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 जो है वो इन्होंने एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव बुक सीरीज है आई कैन कोच, ये इन्होंने लॉन्च कर दी है। अवार्ड्स की बात करते हैं। अभी पहला अवार्ड क्या है, जॉर्ज लुकास जो है इन्होंने इनको ऑनरेरी डियोर अवार्ड जो है वो मिला है। कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह अवार्ड होता है। जॉर्ज लुकास को ये ऑनरेरी पाल्म डियोर अवार्ड जो है वो मिला है 2024 का, ठीक है। ये हॉलीवुड वेटरन है जॉर्ज लुकास और इनको ये अवार्ड मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर। किस चीज के लिए, स्टार वॉर्स एंड इंडियाना जोन्स के लिए, ठीक है। और ये जो अवार्ड्स हो रहे हैं ये 14 मई से 25 मई तक कहाँ हो रहे हैं, फ्रांस कांस के अंदर हो रहे हैं। इसके बाद 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, रूरल REC को लेके, रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेके, ठीक है। और उसी वाला मतलब सेम अवार्ड जो है CIDC का कंस्ट्रक्शन वाला अवार्ड जो है ये अवार्ड अब गेल को मिला है, ठीक है। ये अवार्ड अब 15th अवार्ड जो है ये गेल को मिला है क्योंकि इसने भी बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए हैं। बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लेके इनको ये अवार्ड मिला है कि बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन का काम किया है गेल इंडिया लिमिटेड ने, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। बिहार, वेस्ट बंगाल और असम को जोड़ते हुए 718 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है जो इन्होंने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के लिए बनाई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है कि पहली इंडिया फिल्म जो है कांस फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में हो रहा है वहां तक पहुंच गई है 30 साल में पहली बार। पहली तो नहीं है, 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। ऑल वी इमेजिन इज लाइट ये मूवी है, ठीक है। ये मूवी है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, तो इसका नॉमिनेशन हुआ है, यहाँ पे कंपटीशन में पहुंच चुकी है अपनी ये भारत की पहली पिक्चर, तो इसको याद रखोगे, ठीक है। इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं पायल कपाडिया, ठीक है। इसके राइटर पायल कपाडिया हैं और ये फर्स्ट फिल्म है सिंस शाजी एंड कारुन्स स्वाहम। पहले 1994 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्वाहम, किसकी, शाजी एंड कारुन्स की, ठीक है। स्वाहम जिसको ये अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म का गोल्डन पाम अवार्ड मिला था। चेतन आनंद की नीचा नगर को भी ये अवार्ड जो है वो मिला है 1946 में, याद रखेंगे। और अब जो है क्या नाम है इस मूवी का, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसको ये अवार्ड मिला है। अब इसके बाद अवार्ड नहीं मिला है मतलब नॉमिनेशन में चली गई है। इसके बाद QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग मिली है। JNU IIM ये टॉप इंस्टीट्यूट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बाय सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। 69 इंडियन यूनिवर्सिटी इसकी टॉप लिस्ट के अंदर आई है, बहुत अच्छी बात है। ये रैंकिंग जो है टोटल 1559 इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो रहा था। इंडिया के 69 इंडियन यूनिवर्सिटी इसके अंदर है। JNU जो है डेवलपमेंट स्टडीज में सबसे टॉप आई है। IIM अहमदाबाद सबसे टॉप आई है बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद सबसे टॉप पे आई है, ठीक है। इसके बाद 16% ग्रोथ आप देखोगे इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क इंडिकेटर में इंडिया में देखी जा रही है और इंडिया में रिसर्च को लेके भी बहुत बेहतरीन काम हो रहा है।
नेशनल न्यूज पे चलते हैं, क्या कहता है क्लाइमेट ट्रैकर, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो क्या कहते हैं, ये जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ जी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका एक वर्डिक्ट आया। उन्होंने क्या कहा कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपको इक्वालिटी कब मिलेगी, जब हर किसी को एक अच्छा क्लाइमेट मिल रहा है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, लाइफ कब अच्छी होगी, आपकी जिंदगी कब जियोगे आप, जब आपका क्लाइमेट, आपका एनवायरमेंट साफ होगा। तो हमारा एक राइट और होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज इज इंटरलिंकिंग टू आर्टिकल 21 एंड 14। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 से राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी जोड़ा जा रहा है, मतलब कि जो भी ये क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी वो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। इस तरीके की एक रिपोर्ट जो है जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने दी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा डेथ होती जा रही है और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ गए। स्पेशली गुजरात और राजस्थान में जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, उसके चलते ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो जिसके चलते इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं। और बहुत सारे और माइग्रेटरी स्पीसीज ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है। तो इसलिए आर्टिकल 14 और 21 से इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ये कहा कि राइट टू लाइफ तभी होगी जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा, क्लीन और स्टेबल एनवायरनमेंट में आप जी रहे हो। तो ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और कोई भी अगर एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, इट मींस वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये कुतुब मीनार आपको दिख रहा है, ठीक है, कुतुब मीनार दिख रहा है। कुतुब मीनार को हमने रवांडा का जो फ्लैग है, ठीक है, रवांडा का जो फ्लैग है उसके कलर में हमने रिप्रेजेंट किया, रवांडा को सपोर्ट करने के लिए। देखो हुआ क्या था, 1994 में रवांडा में एक जीनोसाइड होता है, ठीक है। वहां पे दो एथनिक ग्रुप्स थे, हुतू और एक और का नाम क्या था, हुतू एथनिक ग्रुप था, और एक और था जिसका नाम था तुत्सिस, ठीक है। तुत्सी थे और हुतूस थे। अब देखो होता क्या था, जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, ऐसे ही रवांडा के अंदर भी कॉलोनी थी, ये भी कॉलोनी थी, ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों का विवाद चल रहा था, वहां पे तुत्सी और हुतूस का विवाद चल रहा था। तो हुतूस लोगों ने बहुत सारे तुत्सीज को छांट छांट के मार दिया था, जिसको नरसंहार या जीनोसाइड कह रहे हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। 1994 में ये जीनोसाइड हुआ था, और उसी के दुख को दिखाते हुए कुतुब मीनार ने को इस तरीके से इल्यूमिनेट किया गया कि हमें भी इस चीज का दुख है, जो रवांडा हर ईयर जो है सेलिब्रेट करता है, ठीक है। पूरी मैं आपको कहानी नहीं बता रही हूँ क्या हुआ था, डिटेल में जानना है तो आप दोपहर 12 बजे वाले डेली सेशन में जाओगे, ठीक है। रवांडा जो है वो आप देख रहे हो, लोकेशन आप देख रहे हो, ठीक। ये छोटा सा रवांडा, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है, किगली। इसके प्रेसिडेंट कौन है, पॉल कागामे, और करेंसी है रवांडन फ्रैंक, ठीक है। रवांडन फ्रैंक जो है वो इसकी करेंसी है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुविधा पोर्टल सर्विस लॉन्च, बहुत कुछ कर रहा है भाई इलेक्शन कमीशन, अब इसने सुविधा पोर्टल सर्विस लॉन्च कर दिया। अब देखो क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको बहुत सारी परमिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेनी पड़ती है। बार बार वहां विजिट करोगे, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो, इसके लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, सुविधा पोर्टल। आप ऑनलाइन अपनी सारी इंक्वायरीज करवा सकते हो, ऑनलाइन सारा काम कर सकते हो। ये सुविधा पोर्टल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। सिंगल विंडो है टू प्रोसेस ऑल द इलेक्शन परमिशन, जितनी भी इलेक्शन परमिशन है इस सिंगल विंडो से ही वो सारी हो जाएगी, और जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। इसके बाद कन्यादान नॉट एसेंशियल सेरेमनी फॉर वैलिड हिंदू मैरिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है। देखो एक केस आया जिसमें एक पुरुष ये कहते हैं कि भाई हमने शादी में कन्यादान नहीं किया तो हम इस शादी को वैलिड नहीं मानते। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें सिर्फ 7 फेरे को शादी की परिभाषा में लिखा हुआ है। कन्यादान एसेंशियल नहीं है, कन्यादान मैंडेटरी नहीं है शादी को शादी कहने के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से ये बात कही है। क्या कहा है, हिंदू विवाह में कन्यादान गैर आवश्यक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये कहता है, ठीक है। बेंच ऑफ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के बेंच ने ये बात बताई है कि कन्यादान मैंडेटरी नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। जो कोर्ट है वो कहता है जो सप्तपदी है, यानी जो 7 फेरे हैं,
ठीक है, अग्नि के चारों तरफ जो 7 फेरे घूमते हैं वो एक फंडामेंटल रिचुअल है शादी के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और यहाँ हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन कम्युनिटी। 1955 में ये कानून आया था और इसके अंदर हमारे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन कम्युनिटी ये सारे शामिल है, ऐसा आर्टिकल 25 2 सबसेक्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदू की परिभाषा में ये सब भी आते हैं। इसके बाद अगली न्यूज क्या है, संगीत नाटक अकेडमी ने शक्ति फेस्टिवल 7 शक्ति पीठ पर म्यूजिक और डांस का सेलिब्रेशन जो है वो नवरात्रि फेस्टिवल में अनाउंस किया है। 7 डिफरेंट शक्तिपीठ में, टोटल 51 शक्तिपीठ हैं। ठीक है, जहां पे सती के जो अंग हैं सुदर्शन चक्र के द्वारा कट कट के गिरे थे वही शक्तिपीठ बन गया था, तो उनमें से 7 अलग अलग शक्तिपीठ के अंदर जो है ये पूरा फेस्टिवल होगा। संगीत नाटक अकेडमी जो है वो इसको करेगी। कामाख्या टेम्पल जो गुवाहाटी में है वहां से इसकी शुरुआत हो रही है और उज्जैन के अंदर जो शक्तिपीठ मां हरसिद्धि टेम्पल है वहां पे इसको एंड किया जाएगा। ठीक है, अभी स्टेट न्यूज पे चलते हैं। महाराष्ट्र से जो मिराज टाउन है वहां पे सितार और तानपुरे को जीआई टैग मिला है। ठीक है, 300 साल से भी ज्यादा पुराना यहाँ ट्रेडिशन है सितार का और तानपुरा का। तो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आप देख रहे हो, ये लेके बैठे हैं। तो महाराष्ट्र से जो मिराज टाउन है वहां पे सितार और तानपुरे को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, इनोवेटिव इलेक्शन इनिशिएटिव पंजाब लॉन्चेस बूथ राब्ता वेबसाइट। क्या है ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है बूथ राब्ता। इट हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज टू द पीपल। लोगों को इलेक्शन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए या कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो बूथ राब्ता नाम का वेबसाइट है, वहां पे आपको ये सारी चीज मिल जाएगी। और ये मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट पंजाब ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, नाम बूथ राब्ता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स को इवैल्यूएट किया जाए। तो एक कमेटी गठित की गई है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स को चेक करने के लिए कि क्या मतलब जोखिम क्या है। अब देखो, आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है और जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने की कगार पे हैं। अब जितने ज्यादा ये पिघलेंगे उतना ज्यादा फ्लड आएगा। तो उन फ्लड के आने का क्या रिस्क है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसे कहा है कि 188 हिमालयन ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो अभी ओवरफ्लोइंग के डेंजर में हैं। अगर ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वहां पे ओवरफ्लो होगा पानी और फ्लड आएगी। उत्तराखंड की 13 लेक ऐसी है जिसमें ये खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, और 5 तो ऑलरेडी इस कैटेगरी में आ चुकी हैं। तो अब चेक करवाया जाएगा कि और क्या क्या खतरा जो है वो मंडरा रहा है। अब इनके अंदर कौन कौन सी लेक्स है वो आप देख रहे हो। 4 लेक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, माबन लेक, पैंगुरु लेक, ठीक है, 2 अननेम्ड लेक है, वसुधरा ताल जो है चामोली डिस्ट्रिक्ट का। तो उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जा रही है। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज पे चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज क्या कह रही हैं कि प्रो रशियन कैंडिडेट पीटर पेलेग्रिनी को स्लोवेकिया ने प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया है किसको, पीटर पेलेग्रिनी को, जो रशियन कैंडिडेट हैं उनको स्लोवेकिया का प्रेसिडेंट बना दिया है। ठीक है, इसके बाद अभी हमने पीछे ये पढ़ा था 114 साल के व्यक्ति जिनका नाम है जुआन विंसेंट पेरेज, इनका देहांत हो गया है। ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे, अब ये तो जा चुके हैं। अब जिंदा ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, 111 साल के जिनका नाम है, जो इंग्लैंड के हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड के न्यू ओल्डेस्ट मैन है जिनका नाम है जॉन एल्फ्रेड टिनिसवुड। जॉन एल्फ्रेड टिनिसवुड। ठीक है, अब जो थे वो तो जा चुके हैं, उनका तो देहांत हो गया है। अब 111 साल के हैं जो, उनका नाम है जॉन एल्फ्रेड टिनिसवुड, जो इंग्लैंड के हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का सेकंड ग्लोबल पोर्ट म्यांमार के अंदर जो है सितवे पोर्ट जो है, इंडिया को उसके ऊपर ऑपरेशनल चार्जेस मिल गए हैं। ठीक है, कलादान रिवर के ऊपर है रखाइन प्रोविंस म्यांमार में सितवे पोर्ट। ये सेकंड ऐसा पोर्ट है जिसके ऊपर इंडिया को ऑपरेशनल चार्जेस मिल गए हैं। इंडिया उसको ऑपरेट कर सकता है अपने हिसाब से। पहला ऐसा कौन सा पोर्ट था, छाबहार पोर्ट था ईरान का, जिसको शहीद बहिश्ती पोर्ट के नाम से भी हम जानते थे। और अब सितवे पोर्ट जो है वो सेकंड पोर्ट बन गया है, भारत इसको कंट्रोल कर सकेगा अपने हिसाब से। तो ये लोकेशन देख रहे हो, रखाइन प्रोविंस के अंदर म्यांमार में ये सितवे पोर्ट है। इंडिया ने इसकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प की और इस तरीके से लॉजिस्टिक्स में काफी हेल्प होगी। यहां तक ये पोर्ट से सामान उतर गया। ठीक है, पूरा वहां से वेस्ट बंगाल से आपको चिकन नेक कॉरिडोर में नहीं जाना है, आप पानी के माध्यम से 539 किलोमीटर का ये रास्ता पानी के माध्यम से सितवे पोर्ट पे आओगे और यहां से फिर लैंड रूट पकड़ोगे और मिजोरम में एंट्री कर जाओगे। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है,
नेक्स्ट न्यूज है, ब्रिटिश नेशनल रस कुक बिकेम फर्स्ट पर्सन टू रन द एंटायर लेंथ ऑफ अफ्रीका। देखो अफ्रीका की जो एंटायर लेंथ है यहां से शुरू होके और इस तरीके से यहां तक, ठीक है, लगभग 19.1 मिलियन स्टेप्स, 16,294 किलोमीटर, 386 मैराथन और 352 डेज। इतने डेज में, लगभग एक साल में इन्होंने पूरे अफ्रीका की लेंथ जो है वो कवर कर दी। नाम क्या है? रस कुक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं साइमन हैरिस। आयरलैंड के यंगेस्ट प्रधानमंत्री, सबसे छोटी उम्र के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? साइमन हैरिस। वहां प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? टाउश, ठीक है, टाउश कहा जाता है। और लियो वरदकर को इन्होंने रिप्लेस किया है। प्रेसिडेंट है वहां पे माइकल डी हिगिंस। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की कैटेगरी में चलते हैं। वेट लिफ्टिंग, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप, इसमें बिंदिया रानी देवी जो है वो सिल्वर मेडल जीती हैं, ठीक है। 55 केजी में सिल्वर मेडल भी और ब्रॉन्ज मेडल भी, दोनों मेडल इन्होंने जीते हैं। और ये भारत की पहली नहीं है ऐसी, ठीक है, भारत की पहली नहीं है। मीराबाई चानू भी यहाँ पे जा चुकी हैं। अब जो बिंदिया रानी देवी हैं वो ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लाई है। ये वर्ल्ड कप जो है वो फुकेट थाईलैंड के अंदर हो रहे हैं। 55 केजी की कैटेगरी में टोटल वेट इन्होंने लिफ्ट किया 196 केजी, ठीक है। और ये सिल्वर मेडल भी लाई हैं और ब्रॉन्ज मेडल भी लाई हैं। फिर उसके बाद सुमित नागल को, पहले इंडियन बन गए हैं ये, जिनको मोंटे कार्लो सिंगल मेन ड्रॉ के अंदर ये पहुंच गए हैं। 42 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। मतलब 42 साल पहले ऐसा हुआ था कि कोई इंडियन यहां पहुंचे थे। अब जो है सुमित नागल पहुंच गए हैं, ये पहले इंडियन बन गए हैं पिछले 42 सालों में। और इन्होंने इटली के मैटियो अर्नाल्डी को हराया है, ठीक। और इनको वही है कि 1000 पॉइंट्स जो है इनके करियर में ऐड हो जाएंगे। ये 1990 के बाद पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं। इसके बाद इंडियन शटलर अनुपमा उपाध्याय, एम थारून क्लिंच, इन्होंने अपने सिंगल टाइटल्स का कजाकिस्तान इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट के अंदर जीत लिया है, ठीक है। अनुपमा उपाध्याय और एम थारून क्लिंच ये इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट को जीत गई हैं कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उसके बाद F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले मैक्स वर्स्टैपन बन गए हैं। जापानीज F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले मैक्स वर्स्टैपन बन गए हैं। इसको याद रखेंगे, मैक्स वर्स्टैपन बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, ठीक है। और विनर कौन है? 2 मार्च 2024 की डेट थी ये, मैक्स वर्स्टैपन है। रेड बुल रेसिंग होंडा RBPT कार का नाम है। ग्रैंड प्रिक्स बहरीन का था ये। और 9 मार्च 2024 में भी मैक्स वर्स्टैपन सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स के अंदर। कार्लोस सेंज, ये हमने कवर किए थे, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को जीतते हैं। मैक्स वर्स्टैपन ही जापान ग्रैंड प्रिक्स को जीतते हैं। तो 3 वर्स्टैपन जीतते हैं, 1 कार्लोस सेंज जीतते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या न्यूज है, इंडियन अमेरिकन गोल्फर अक्षय भाटिया जो है वो वेलेरो टेक्सास ओपन को जीत चुके हैं। भारतीय अमेरिकी गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं अक्षय भाटिया, इन्होंने इस वेलेरो टेक्सास ओपन को जीत लिया है। इसको याद रखेंगे। अभी साइंस एंड टेक की कैटेगरी में आते हैं। देखो अभी आपको पता था 8 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स हुआ था, सूर्य ग्रहण हुआ था, लेकिन भारत में नहीं हुआ था, नॉर्थ अमेरिका में देखा गया और ये कंप्लीट पूर्ण सूर्य ग्रहण था। आपको पता है अमावस्या के दिन, न्यू मून के दिन सूर्य ग्रहण होता है। और ऐसा 400 साल के बाद हुआ है, 400 साल के बाद हुआ है कि एक जगह से, उसी सेम प्लेस से दोबारा फुल सोलर इक्लिप्स देखा जा रहा हो, ठीक है। फुल सोलर इक्लिप्स देखा जा रहा हो, ऐसा 400 साल में रिपीट होती है ये बात। अब ये फुल सोलर इक्लिप्स क्या होता है इसको देख लीजिए एक बार। देखो वैसे तो मैम ने समझा दिया था, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। सन है, मून है और अर्थ है, ठीक है। सन है, मून है, अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो जो शेडो है, मून की शेडो जो है वो अर्थ पे पड़ती है, मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है, ठीक है। और सन हमको नहीं दिखता, सिर्फ इसका कोरोना वाला सेक्शन अपने को दिखाई देता है, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है आसमान के अंदर, ठीक है, अंधेरा छा जाता है। इसको हम कह देते हैं सूर्य ग्रहण लग गया है। मून बीच में आ जाता है और मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है, और वो बहुत 1% एरिया पे ही पड़ती है अर्थ के, और वो जगह थी अभी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो वहां पे कंप्लीट सोलर एक्लिप्स 400 साल के बाद देखा गया है। अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ह्यूज शेडो जो है वो मून की पड़ती है धरती के ऊपर। इसको क्या कहते हैं? पाथ ऑफ टोटैलिटी। जहां पे कंप्लीट मून की शेडो पड़ती है उस 1% एरिया को, उसको पाथ ऑफ टोटैलिटी कहते हैं, जहां पे से सिर्फ सन का कोरोना दिखता है। ये पूरी लोकेशन थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है बर्ड फ्लू इन एंटार्क्टिका, व्हाट इज H5N1 स्ट्रेन। देखो
अंटार्कटिका के अंदर बहुत सारे बर्ड्स की हत्या को नोटिस किया गया है और ऐसा कहा गया है कि अंटार्कटिका में शायद बर्ड फ्लू फैल गया है H5N1 स्ट्रेन के कारण। तो बहुत सारे पेंगुइन्स मर गए हैं वहां पे अंटार्कटिका के अंदर। 532 पेंगुइन्स जो है उनकी डेथ हो गई है और ऐसा कहा है वहां बर्ड फ्लू फैल गया है। साउथ अमेरिका 2022 के अंदर भी ऐसा ही बर्ड फ्लू फैला था और फरवरी के अंदर इसको कंफर्म कर दिया था जब पहला केस आया था फरवरी के अंदर अंटार्कटिका में H5N1 का। बर्ड फ्लू एक एवियन इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, जो ऑर्थोमाइक्सोविरिडी फैमिली से जो वायरस है उसके कारण होता है। ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए है, ठीक है, सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा टाइप ए जो बर्ड्स के अंदर काफी प्रभावित होता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर होता है और मोर्टेलिटी रेट 60% होती है। ऐसा ही स्वाइन फ्लू है, आपको पता है, जो पिग्स के अंदर हो जाता है। इसके बाद सैटेलॉजिक कंपनी ने TSAT-1A अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है। देखो TSAT-1A टाटा एडवांस सिस्टम ने, जो टाटा सन्स की होली ओन्ड सब्सिडरी है, इसने भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? सैटेलॉजिक कंपनी के साथ मिलके, जो यूएसए की एक कंपनी है, ठीक है। बहुत फाइन रेजोल्यूशन वाला ये एक सिस्टम इन्होंने बना दिया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बना दी है। अभी इंडेक्स की बात करते हैं। हेपेटाइटिस के अंदर चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे आ गया है। इंडिया हैज सेकंड मोस्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस आफ्टर चाइना, WHO की ये रिपोर्ट आई है। भारत के अंदर लगभग 3.5 करोड़ केसेस हेपेटाइटिस के देखे जा रहे हैं और ये जो डिजीज है ग्लोबली एक बर्डन बनती जा रही है। लीवर का एक इशू होता है, लीवर खराब हो जाता है, इसके अंदर जॉन्डिस टाइप का होता है और इसके 5 स्ट्रेन है, टाइप A, B, C, D, E, सभी में ही लीवर को लेके दिक्कत होती है। कहीं लीवर कैंसर, कभी लीवर जो है वो खराब हो जाता है, आपका इम्यूनिटी गिर जाता है। तो ये जो है चाइना के बाद इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। डिफेंस में ये परिवर्तन चिंतन एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। ट्राई सर्विसेज जो है अपनी, यानी जल शक्ति, थल शक्ति, वायुसेना, ये तीनों मिलके परिवर्तन चिंतन, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, हमारे डिफेंस स्टाफ के जनरल जिनका नाम है अनिल चौहान, ये सब जो है 8 अप्रैल को न्यू दिल्ली में मिलते हैं और परिवर्तन चिंतन करते हैं कि किस तरीके से हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे अपने डिफेंस सिस्टम को और बेटर करने के लिए। तो आपको पता है आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? एडमायरल आर हरि कुमार। एयर स्टाफ के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो ये सब मिलके वहां पे ये काम करते हैं। इसके बाद INS शारदा को अवार्ड मिला है फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन। अब देखो जो मालदीव है, ठीक है, सोमालिया है, सॉरी, जो सोमालिया है वहां पे बहुत सारे पायरेट्स होते हैं, जहाज को लूट लेते हैं, डकैत होते हैं, ठीक है, लुटेरे कह दो। तो एक INS शारदा एक टीम बना दी थी, पूरी टुकड़ी, जिनको इस चीज से बचाना था, लोगों को, शिप्स की रक्षा करनी थी। तो ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। इस INS शारदा टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। आर हरि कुमार जो एडमायरल हैं, नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं, उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है और इन्होंने, इस शिप ने, INS शारदा ने 19 क्रू मेंबर्स को, जिसमें 11 ईरानियन थे, 8 पाकिस्तानी थे, सोमालिया के ईस्ट कोस्ट से बिल्कुल जिंदा इन लोगों को लेके आए हैं, बचाया है, ठीक है। तो ये जो है सोमालिया जो है गल्फ ऑफ एडन के साथ बॉर्डर रखता है। गल्फ ऑफ एडन आपको पता है जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, दिस इज सोमालिया और यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स है। करेंसी क्या है इसकी? सोमाली शिलिंग। कैपिटल क्या है? मोगादिशु, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट है हसन शेख महमूद, ठीक है। इसके बाद सागर कवच, ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। सागर कवच लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर ये की जा रही है, ये साल में 2 बार होती है, ठीक है। और ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, 2 डे की एक्सरसाइज है, अप्रैल 1 एंड अप्रैल 2 को हुई है और ये बाई एनुअल कोस्टल एक्सरसाइज है, सागर कवच। इसके बाद हमने ये सिस्टम लिए हैं, आप देख लो, इग्ला नाम है इसका। रशिया से हम लोगों ने ये इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम लिया है। ये शॉर्ट रेंज पे काम करेगा, पोर्टेबल है, इंसान हाथ से उठा के इसको लेके जा सकता है और शॉर्ट रेंज पे काम करेगा, ठीक है। आर्मी वेरी शॉर्ट रेंज, ये हमारा जो शॉर्ट रेंज वाले डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। रशिया ने ये हमको दे दिया है। 24 तो हम लोगों ने इनसे खरीद लिए हैं, लेकिन अब बचे हुए सिस्टम्स के लिए हमने टेक्नोलॉजी ले ली है, ठीक है। लगभग 6 किलोमीटर की रेंज तक ये इफेक्टिव रहेंगे और मतलब इसका डिस्ट्रक्शंस जो है काफी हाई देखने को मिलेगा। अब रिवीजन क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। कुछ मैं बताऊंगी, कुछ तुम बताना।
What is India's rank in the number of hepatitis B and C cases in 2022? WHO रिपोर्ट की अकॉर्डिंग भारत का रैंक क्या है हेपेटाइटिस के अंदर? आपको पता है इंडिया सेकंड रैंक पे है, फर्स्ट कौन है? चाइना है। इसके बाद हु विल बी ऑनर्ड विद एन ऑनररी पाल्म डियोर अवार्ड एट कांस फिल्म फेस्टिवल, जो फ्रांस में हो रहा है, किसको ये अवार्ड मिला है? जॉर्ज लुकास को। ठीक है, अभी हमने देखा था। इसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल विमेन हॉकी कोच, किसको बनाया है नेशनल विमेन हॉकी कोच? हरेंद्र सिंह को। ठीक है, किसको बनाया है? हरेंद्र सिंह को। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वन द वेलोरो टेक्सास ओपन 2024, किसने जीता है? अक्षय भाटिया। गोल्फ का था अक्षय भाटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has constituted 2 teams of experts to evaluate the risk posed by glacier lake outburst floods? ठीक है, तो कौन सी गवर्नमेंट ने ये एक्सपर्ट की टीम अपॉइंट की है? तो उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज IG इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, किसको अपॉइंट किया है? लव कुमार को। ठीक है, लव कुमार को। इसके बाद आगे के क्वेश्चन तुम बताओगे। Which company collaborated with Tata Advanced System to launch India's first private sector built sub-meter resolution Earth observation satellite? TSAT-1A किसके साथ कोलैबोरेशन में टाटा एडवांस सिस्टम ने लॉन्च किया है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये बुक किसने लिखी है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 42 वर्षों में मॉन्टे कार्लो मास्टर्स एकल ये ड्रॉ को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बहुत आसान है, अभी हमने रिवाइज किया है। Who won the Japanese Grand Prix in Formula 1? जापानीज ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? सिर्फ ऑस्ट्रेलियन उन्होंने दूसरे ने जीता था, बाकी सारे मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए मतलब 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड किसको मिला है? ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद विच इंडियन स्टेट इज रिनाउंड फॉर द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ सितार एंड तानपुरा? GI टैग सितार और तानपुरा को किस स्टेट से मिला है? ये आपको बताना है। इसके बाद हु बिकेम द फर्स्ट विमेन फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज अ ज्यूरी मेंबर? समर ओलंपिक्स पेरिस के अंदर इंडिया की पहली विमेन जो ज्यूरी का काम करेंगी। नेक्स्ट है, विच INS वॉज अवॉर्डेड, कौन से एंटी पायरेसी मिशन के लिए किस INS को अवार्ड किया है? किस INS को अवार्ड मिला है? ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हु इज नॉन एज ग्रीन जज? ग्रीन जज के नाम से किसको जानते हैं? 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। देन विच बॉडी ऑफ वाटर कनेक्ट्स रेड सी टू द अरेबियन सी? कौन रेड सी को अरेबियन सी से जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ बबल मंडप के थ्रू। ठीक है, 4 आपको गल्फ्स या 4 स्ट्रेट्स दिख रही हैं, इनमें से आपको पहचानना है। इसके बाद हाउ मेनी मेडल्स डिड बिंदिया रानी देवी विन एट द IWF वर्ल्ड कप 2024? सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, 2 मेडल जीते हैं उन्होंने। फिर है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड इनोवेटिव इलेक्शन इनिशिएटिव कॉल्ड बूथ राब्ता? बूथ राब्ता किसने बताया है फैसिलिटी के लिए इलेक्शन की? हाउ रेगुलरली द सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज शेड्यूल टू अकर? साल में कितनी बार होता है सागर कवच? आपको बताना है। नेक्स्ट न्यूज है, ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स मून कवर द सन इन सच अ वे दैट द ओनली पेरिफेरी ऑफ सन रिमेन्स विजिबल? वो कौन सा किस तरीके का सोलर एक्लिप्स होता है जिसमें मून पूरे सन को कवर कर लेता है और केवल कोरोना दिखाई देता है? कौन सा सोलर एक्लिप्स है? आपको बताना है। उसके बाद विच हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट कन्यादान इज नॉट मैंडेटरी फॉर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? किसने, कौन सी कोर्ट ने कहा कन्यादान कोई जरूरी नहीं है शादी के लिए? Which of the following individual is not a member of 16th Finance Commission? कौन मेंबर नहीं है? इसमें से 3 है, 1 नहीं है, आपको बताना है। उसके बाद सितवे पोर्ट जो है मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है कलादान प्रोजेक्ट, कलादान रिवर के ऊपर है। देन उसके बाद विच हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड कन्यादान इज नॉट मैंडेटरी? हमने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कही है। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक आई कैन कोच? आई कैन कोच किसने लिखी है? सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखी है। बीच के क्वेश्चंस के आंसर तुमको देने हैं जो मैंने छोड़े हैं। सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखी है। Who has been appointed as the global airport operation head by Air India? Air India ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन हेड किसको बनाया है? जयराज जी को। ठीक है, जयराज जी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Who has been re-elected to the International Narcotic Control Board? किसको दोबारा से यानी तीसरी बार लगातार जगजीत पवाडिया जी को अपॉइंट किया है? Which article of the Constitution recognize the right against adverse effects of climate change? किससे जोड़ा था? आर्टिकल 14 एंड 21 से। ठीक है, ये थी हमारी पूरी न्यूज जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इट वॉज अ लॉन्ग सेशन,
तो हमने सारी न्यूज़ को बहुत क्रिस्प तरीके से रिवाइज कर लिया है। क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में तुमको करने हैं। उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चंस को तुम बता पाओगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।